दोस्तों, कैसे आप सभी। कल्पाक्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम एमपीपीएससी 2025 की प्रीलिम्स के लिए एक महासंग्राम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला लेक्चर है हमारा। हम पढ़ेंगे इसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? एमपी ज्योग्राफी। अब देखो, एमपी ज्योग्राफी प्रीलिम्स में फैक्चुअल भी आता है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअली भी पूछा जाएगा। तो जहां फैक्चुअल होगा वहां हम फैक्चुअल पढ़ेंगे और जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहां पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश का भूगोल जो है उसका एक हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए। मान लो जैसे कोई प्रश्न आया और मान लो हमने नहीं भी पढ़ा है तो भी हम यहाँ मैप देख के सोल्व कर सकते हैं उसको, और ये एबिलिटी हमें पैदा करना है। बस ऐसा जरूरी नहीं हर चीज पढ़ के जाए और हम सोल्व करके आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैपिंग की प्रैक्टिस करना है। प्रीलिम्स में सिर्फ होता है एमसीक्यू लगाना है और मैप देखना है ज्यादा से ज्यादा। देखो सबसे पहले हम मैप बनाएंगे एमपी का। तो आपको एमपी का मैप पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान, कौन सा जिला कहां पर है। अगर ये भी आपको पता है तो आप मैक्सिमम फैक्ट ऐसे ही बता सकते हो कि क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कहां से लग रही है, मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार कितना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से। कभी कभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यही पूछता है। तो देखो मध्य प्रदेश का अगर हम अक्षांशी विस्तार देखें लॉन्गिट्यूडिनल, तो सबसे नीचे वाला स्थान कौन सा है? बुरहानपुर। ये तो हमें सबको पता है, पर कितने डिग्री अक्षांश पे है ये? 21 डिग्री 6 मिनट। पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अच्छा ये दक्षिण में है तो साउथ लेटीट्यूड लगा के आ जाते हैं, जबकि ये क्या है? नॉर्थ लेटीट्यूड। क्योंकि देखो पृथ्वी में देखोगे आप, पृथ्वी के किस गोलार्ध में है हमारा भारत? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। और उत्तर पूर्व में ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर जितने भी अक्षांश होंगे हमारे लेटीट्यूड होंगे वो कौन से होंगे? नॉर्थ लेटीट्यूड। और ये कौन सा है? पूर्वी देशांतर। इसके इधर जितने भी क्या होंगे देशांतर, वो क्या होंगे? पूर्वी देशांतर। तो हमारा मध्य प्रदेश कहां पे पड़ रहा है? यहीं पे पड़ रहा है। इसलिए आपको क्या लिखना है? नॉर्थ लेटीट्यूड। आपको सबसे पहले ऑप्शन में यही देगा वो, साउथ लेटीट्यूड। तो कुछ बच्चे जो सिर्फ ऊपर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ के जाएगा वो यही लगाएगा, अच्छा देखो साउथ में ऊपर कहां है? नॉर्थ। वो सिर्फ आपके दिमाग से खेलेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं आता एमपीपीएससी में। ऊपर कहां पे? तो कुछ नहीं करना है। देखो कैसे याद करना है, बहुत सारे बच्चे रटते रहते, कुछ नहीं करना, इस 6 को उठा के इधर पटक देना है बस। ठीक है, लगभग आ जाएगा आपका। अरे आया कि नहीं आया? इस 6 को उठा के यहाँ पटक दिया मैंने बस। तो 26 डिग्री 30 मिनट क्या आएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड। कोई दिक्कत? अब हम पूर्व की बात कर रहे हैं, तो देखो पूर्व में कहां पे आएगा ये? तो ये है अलीराजपुर। सबसे हमारा पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। और ये है 74 डिग्री 9 मिनट। और क्या आएगा इसमें? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये याद रखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे इसको पश्चिमी देशांतर। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इधर कौन सा आएगा? सिंगरौली आएगा। और कितने डिग्री है? 82 डिग्री 48 मिनट। ये मिनट है, याद रखना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कभी कभी, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा ना 26 डिग्री 30 मिनट, तो इसको अगर मुझे सिर्फ देशांतर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो कभी कभी बुक में ऐसा भी हो सकता है 26 डिग्री 5 मतलब 26.5 डिग्री, ऐसा भी लिखा आ सकता है। दिख रहे आपको? क्योंकि 30 मिनट मतलब क्या है? आधा डिग्री। तो देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने? 26.5 डिग्री, जबकि मिनट में लिखूंगा तो क्या आएगा? 30। 50 मिनट मत करके आ जाना उधर, रहेगी बात को आपको याद। अब देखो आप एक और चीज याद रखना, ये तो मैंने अक्षांश बता दिया आपको, अक्षांश देशांतर विस्तार क्या है। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न जो बनता है वो बनता है भारतीय मानक समय रेखा से। कौन सा प्रश्न बनता है? कि भारत की मानक समय रेखा भारत के कुछ राज्य से होकर गुजरती है, उसमें से एक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आपसे कभी भी भारत के राज्य नहीं पूछता है, एमपीपीएससी हमेशा वो चीज पूछता है जिसमें एमपी का स्थान है। जैसे एक चीज और बताता हूं मैं, कभी भी भारत में पूछे कि किसी भी चीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, आग में इसके लगा के आना है, कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कुछ प्रश्न देखोगे ना जाके, वहां पे जरूर इस प्रकार के प्रश्न आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी। तो एमपीपीएससी में ऐसा कोई भी काम जिसमें मध्य प्रदेश ने भारत में ख्याति प्राप्त करी, वही प्रश्न आपसे पूछेगा। वो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं पूछेगा जिसमें मध्य प्रदेश स्थान 10वां हो। रहेगी बात आपको याद? पहला या दूसरा या तीसरा स्थान, इससे ज्यादा स्थान कभी में लगा के मत आना। तो देखो 82.5 डिग्री आपने सुना होगा, कितने डिग्री? 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से निकलता है? ये
मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, बस ये याद रखना है आपको। तो भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? सिंगरौली जिले से। ये क्या है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। रहेगी बात आपको याद? बस ये पूछता है आपसे कहां से निकलेगी। फिर आपको ये याद रखना है, अच्छा मध्य प्रदेश के पड़ोसी कौन कौन से हैं? तो देखो मध्य प्रदेश के पड़ोसी में भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो ये देखो यहाँ पे है, देखो भिंड, यहाँ पे है मुरैना। तो मुरैना से लेके मध्य, ये ऊपर वाला जो स्थान है कौन सा है? राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश वाला। ये कहां तक आएगा? सिंगरौली तक। पहले क्या था? पहले ये सिंगरौली किसके अंदर आता था? सीधी के अंदर। तो कुछ कुछ बुकों में अभी भी सीधी लिखा हुआ है, जबकि कहां पे आएगा वो? सिंगरौली। फिर देखो हम पढ़ते थे मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? 13। पहले कितने थे? 13। किंतु अभी याद रखना एक और कौन सा जिला बन गया है? मऊगंज। किससे अलग होके बनाए वो? इसी रीवा से अलग होके बनाए मऊगंज। तो आपसे एमपीपीएससी में अगर प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा मऊगंज वाला। क्या मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो हाँ लगती है। एक कंफ्यूजन और रहता है बच्चों को यहाँ पे मंडला को लेके। कुछ बुकों में दे रखा है मंडला छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा लगाता है, कुछ बुकों में दे रखा है नहीं लगाता है। मध्य प्रदेश के ऑफिशियल साइड में देखोगे तो लगाता है। रहेगी बात आपको याद? तो मंडला वाला भी याद रखना आपको। ये मंडला भी क्या कर रहा है? यहाँ पे लगा रहा है। कितने जिले लग रहे हैं मध्य प्रदेश के? 14 जिले। हमें उत्तर प्रदेश के कौन से लग रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। आए समझ में? अब इसमें आपसे कभी हो सकता है एमपीपीएससी थोड़ा डूब के अगर प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है अच्छा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश अपनी सीमा नहीं लगाएगा। आए समझ में बात? तो बस पड़ोसी देख लेना, या भिंड या मुरैना, इधर आ जाएगा दतिया। रहेगी बात आपको याद? फिर इधर कौन आ जाएगा? अरे इधर कौन आएगा? अशोकनगर आएगा ना। तो शिवपुरी आएगा। अब शिवपुरी के ऊपर भी स्टार लगा लेना आपको। शिवपुरी एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और राजस्थान के साथ भी सीमा साझा, और मुरैना भी है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करे। जबकि आप देखोगे तो कोई एक ही जिला होता है जो दो राज्यों के साथ क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। रहेगी बात आपको याद? ये याद करना है। फिर देखो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? निवाड़ी, टीकमगढ़। इधर चलोगे ना आप तो छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इधर कौन सा है? राजस्थान। एक नया मैप ले लेते हैं हम, इसमें कोई डाउट आपको? ठीक है, लिखना नहीं है आपको, बस समझना है। सब लिखा हुआ है बुक में, जो भी आप पढ़ रहे हो ना जहां से भी, वहीं पे लिखा हुआ है। हम देखते चलेंगे फैक्ट को और बनाते चलेंगे। आपको जब भी ज्योग्राफी पढ़ना है ना तो मैप से ही पढ़ना है। किससे पढ़ना है? मैप से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? देखो अगर आपको मैप पता होगा ना तो कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं कि अगर आपको ये पता होगा ना थोड़ा सा कि अच्छा पूर्व में, तो एमपीपीएससी में तो ऑप्शन भी इतने गलत सेट करता है। एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ, ऐसे हट जाते हैं। कभी भी आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा वो। ये कौन सा था? मुरैना। ये कौन सा इधर? ये सिंगरौली। इधर कौन सा आ जाएगा? झाबुआ। अरे बालिका, झाबुआ। क्या आएगा? झाबुआ। कौन सी बुआ है ये? ठीक है, झाबुआ। ऐसे याद करो। एमपीपीएससी 2018-19 में सब प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा अपनी साझा करता है? यही झाबुआ है। देखो तो कितना सिंपल सा प्रश्न है। तो अगर आपने मैप से पढ़ा हो तो याद रहेगा, नहीं तो क्या होगा? आप रट के जाओगे ना, हो सकता है अलीराजपुर लगा के आ जाओ। थोड़ा सा देखना है हमें। इसी झाबुआ से अलग होके क्या बनाया हमने? अलीराजपुर। ये अलीराजपुर है यहाँ पे। तो बस गुजरात की सीमा यहीं पे लगती है। देखो ये दो जिले ही गुजरात के साथ सीमा साझा करते। ऊपर कौन है? राजस्थान। तो देखो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? ये भी बुकों में डाउट है। कुछ बुकों में राजस्थान दे रखा है, कुछ बुकों में यूपी दे रखा है। तो हमें याद रखना है यूपी पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? यूपी। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान। अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है, परंतु ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है कि बताओ इनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा लग रही है उसको बढ़ते क्रम में बताओ या घटते क्रम में बताओ। तो सबसे पहले स्थान पे कौन आ जाएगा? यूपी। फिर कौन आ जाएगा? राजस्थान। फिर कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। फिर कौन आ जाएगा? छत्तीसगढ़। और फिर कौन आ जाएगा? गुजरात। रहेगी बात आपको याद? सबसे कम सीमा किसके साथ साझा कर रहा है? गुजरात के साथ। रहेगी बात आपको याद? आपको ये याद नहीं करना है कि अच्छा उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा साझा कर रहा है। एमपीपीएससी इतना फैक्चुअल भी नहीं पूछता है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पूछता है वो। रहेगी बात आपको याद? नीचे कौन है? अरे नीचे कौन है? महाराष्ट्र। अब सुनना बात, पहले महाराष्ट्र से कितने जिले लगते थे? 9। अब कितने लगते हैं? 10, क्योंकि छिंदवाड़ा से अलग होकर क्या बना है?
पांडुरनाथ। अगर आपसे एमपीपीएससी में प्रश्न अगर पूछेगा वो, किससे प्रश्न पूछेगा वो? पांडुरनाथ से संबंधित प्रश्न पूछेगा वो, कि कब इसकी अधिसूचना जारी करी गई, कब क्या। तो अब ऐसा याद करना, सबसे पहले कौन बनाया गया है? मऊगंज। अभी हम जब एमपी पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा उसमें मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे, कि कौन सा जिला कब बना, कैसे बना, और इसकी डेट भी याद करा दूंगा मैं, यहीं पे बोर्ड पे याद कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन सा है? छिंदवाड़ा। ये यहाँ पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है? ये बालाघाट, बालाघाट। और बालाघाट से लेके सिंगरौली तक, सिंगरौली तक क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़। ये हमारा पिछड़ा हुआ क्या है? एक छोटा भाई है हमारा, ये हमारा हिस्सा था पहले। आए समझ में? जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्या था? राज्य। जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश कौन सा स्थान पे आ गया? दूसरे नंबर पे आ गया। रहेगी बात आपको याद? तो पहले मध्य प्रदेश में बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते थे, किंतु छत्तीसगढ़ में चले गए अब, इसलिए मध्य प्रदेश अब उन सब चीजों में क्या हो गया? पीछे हो गया। रहेगी बात आपको याद? ये बेसिक चीज हमने बताई। फिर एक और चीज याद करना है, अच्छा मध्य प्रदेश कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? तो देखो मध्य प्रदेश को यहां से यहां तक मिलाओगे ना आप, तो मध्य प्रदेश की जो ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण बिंदु की, वो है 605 किलोमीटर। यहां से सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? मुरैना। सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है? बुरहानपुर। अगर ये देखोगे ना अब ये, तो कितना आएगा? ये 605 किलोमीटर। रहेगी बात आपको याद? ये मैं बना देता हूं ऐसा, 605 किलोमीटर। फिर देखो पूर्व से पश्चिम के अगर आपको देखे सीमा बताओ कितनी है, कितना लंबा है? मतलब तो कितना है? 870 किलोमीटर। रहेगी बात आपको याद? मध्य प्रदेश का अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब सुनना, एक में इसमें भी एक डाउट है, किसी किसी बुक में 45 लिखा है, 3,08,245 किलोमीटर। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 या 8 के लगभग। ये जो यहाँ पे है ना किरार घाटी है, क्या है? 7 वर्ग किलोमीटर की किरार घाटी है। ये दोनों राज्यों में क्या है? डिस्प्यूट है। छत्तीसगढ़ बोलता है मेरी है, मध्य प्रदेश बोलता है मेरी है। तो सुनो बात, हम तो दे रहे मध्य प्रदेश, हम किसकी सुनेंगे? छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की? बस मध्य प्रदेश का लगा के आ जाना, ठीक है। रहेगी बात? आप नहीं तो बोलोगे सर 45 लगा के आ गया मैं तो। मध्य प्रदेश की जिसकी हम बात, जिसके पक्ष में रहेंगे उसी की तो बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे हम? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश अपना बोलता है तो हम किसका बोलेंगे? अपना। नहीं तो पता चले आपको यहाँ बिठा दे, आप बोला छत्तीसगढ़ ले जा, हमारा नहीं है। आई समझ में बात? किसको लेके विवाद है? किरार घाटी को। बस इतना ही पूछ लेगा। अच्छा किरार घाटी विवाद किन राज्यों के बीच में? तो सुनो बात, सुन लो बात 2 मिनट। जैसे वो ऑप्शन में दे देगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमें पता चल गया। तो देखो अगर आपने मैप में भी देखा होगा ना, अच्छा यहाँ पे हमारा विवाद है, और ऐसा भी दिमाग लगा लोगे ना, अच्छा मध्य प्रदेश अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, तो इन दोनों में तो विवाद होगा। 2 भाई अलग होते, 2 भाइयों में विवाद रहता है ना क्या, और तीसरा पड़ोसी में विवाद हो जाता है। 2 भाई के बीच में जमीन को लेकर विवाद होता है। बस इतना याद करना है कि किसके बीच में विवाद होगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि इसी मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन बना है? छत्तीसगढ़। रहेगी बात आपको याद? इसमें कोई डाउट? बढ़े आगे। अब असली पिक्चर चालू होगी। ये तो सब बच्चों को पता है, ये तो सबको पता है, असली पिक्चर अब चालू होगी। अब देखो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। किंतु आप सोचो, बिना भूगर्भिक संरचना के आपके कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। देखो मैं बताऊंगा भूगर्भिक संरचना, उसी से हम बनाएंगे क्या? मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन। और उसी से पता चलेगा किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछा अच्छा मालवा के पठार की उत्पत्ति किससे हुई? तो किससे होगी उत्पत्ति? जब भूगर्भिक संरचना पढ़ोगे तभी तो उत्पत्ति बताओगे, कैसे बता दोगे? तो देखो हम सबकी उत्पत्ति बता देंगे, बहुत आसान है इसमें। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? भूगर्भिक संरचना। इसको भूवैज्ञानिक संरचना भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। क्या बोलते हैं? कि अंदर क्या है, जैसे भारत बना ना उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी बनाऊंगा। एक और चीज याद करना है आपको, अगर आपसे कोई पूछे भारत किस लैंड का हिस्सा है, तो देखो आपने सुना होगा पेंजिया में, जब पेंजिया का डिवीजन हुआ था तो 2 भागों में डिवीजन हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया था, और इस मतलब सॉरी ये क्या थी? पृथ्वी हमारी, और इसमें जो भाग था वो था पेंजिया। इसका जब डिवीजन हुआ तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अंगारा लैंड है, नीचे वाला क्या है? गोंडवाना लैंड। तो अगर भारत भी पूछे किस लैंड का हिस्सा है तो गोंडवाना, तो बताओ मध्य प्रदेश किसका हुआ? अंगारा लैंड का क्या? बस तो फिर नहीं तो कोई लगा दे अच्छा भारत इसका है तो मध्य प्रदेश किसी और का होगा।
रहेगी बात आपको याद। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक। देखो समय का थोड़ा अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत उड़ के चल रहे हैं, है ना। सिंपल समझना है आपको, खाली समझना है, सब चीजें पढ़ी होगी आपने, हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। अब देखो मध्य प्रदेश की हम क्या पढ़ रहे हैं, ये समझना आप अच्छे से। देखो इसी से सारी चीज समझा दूंगा मैं आपको, और जब पेपर आएगा तब भी दिखा दूंगा। अच्छा देखो यहां से बन गया प्रश्न। ज्योग्राफी सबसे सिंपल सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, एमपीपीएससी में अगर पूछ रहा है वो तो आए समझ में। सबसे बेस्ट एमपी ज्योग्राफी के प्रश्न, अगर मान लो 10 प्रश्न पूछा है, 9 तो बना ही देगा। सबसे रद्दी से रद्दी बच्चा होगा ना, वो 8 बना के आएगा। ठीक है, रद्दी से रद्दी का मतलब समझ लो, जो पढ़ के भी नहीं गया हो। अब सुनो बात, मध्य प्रदेश में जो भूगर्भिक संरचना है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 7। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है आर्कियन क्रम की चट्टान है। क्या नाम है उसका? आर्कियन क्रम की चट्टान। और इसी आर्कियन क्रम की चट्टान से बनी है धारवाड़ क्रम की चट्टान। फिर इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान से बनी है कडप्पा क्रम की चट्टान, वो कटप्पा बाहुबली वाला। ठीक है, इसके आगे आएगी विंध्य क्रम की चट्टान, फिर आएगी गोंडवाना क्रम की चट्टान, फिर आएगी डक्कन ट्रेप की चट्टान, और फिर आएगी टर्शरी क्रम की चट्टान। देखो किसी किसी बुक में टर्शरी क्रम की चट्टान दे रखा है और किसी बुक में क्या दे रखा है? क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। ये दोनों एक ही रख लेना, ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब सुना भाई, हम मैप में देख लेंगे कि अच्छा मध्य प्रदेश में कौन सी संरचना कहां पाई जा रही है। सुना, मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में पाई जाती है क्या? आर्कियन क्रम की चट्टान है। रहेगी बात आपको याद। और आपको पता है, देखो हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले स्थान पर किसको पढ़ा हमने? इसी आर्कियन क्रम की चट्टान को। तो अगर आपसे ये पूछ ले मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम चट्टानें कहां पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, वो तो पता है, पर कहां पाई जाएगी वो ये पूछेगा। इसी बुंदेलखंड के पठार में। और देखो सुनो बात, आर्कियन क्रम की चट्टानें कब बनी थी? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। क्या आप हमें मिलेगी वो? क्या अब नहीं मिलेगी। अब उसका कौन सा रूप मिलेगा? परिवर्तित रूप। तो परिवर्तित रूप ही है उसका नीस। क्या है? नीस, जिसको नीस बोलते हैं। तो सबसे प्राचीनतम नीस में भी आता है बुंदेलखंड नीस। रहेगी बात आपको याद। तो बुंदेलखंड नीस आ जाएगा यहाँ पे, यह है बुंदेलखंड नीस। ये आर्कियन क्रम की चट्टान याद रहेगी आपको। फिर देखो दूसरे नंबर पे क्या बताया मैंने? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। क्या बताया? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये धारवाड़ क्रम की चट्टान यहाँ पाई जाती है। और आपने सुना होगा भारत में जितना भी मिनरल्स मिलता है, खनिज संसाधन सबसे ज्यादा, वो इसी क्रम की चट्टान में मिलता है। किस क्रम की चट्टान में मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि अच्छा धारवाड़ क्रम की चट्टान की क्या विशेषता, ये विशेषता उसकी है, बाकी सारी विशेषता आपने पढ़ी होगी। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान कहां पे पाई जाती है मध्य प्रदेश में? अरे यहाँ पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो मैंने अभी बताया आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन भी कहां पाए जाएंगे? इसी स्थान में। तो रहेगी आपको याद ये बालाघाट वाला क्षेत्र। और बालाघाट में भी सुना होगा मध्य प्रदेश का क्या पाया जाता है? मैंगनीज। और मैंगनीज सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो भी पाया जाता है भारवेली में। तो सुनो कैसे याद करना आपको, देखो ये बताता हूं मैं। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? मैंगनीज। तो देखो मैंगनीज को बना देंगे मैगजीन। क्या बना देंगे? याद रहेगी, मैगजीन पढ़ते हो ना दिन रात आप। ये मैगजीन, और ये गिर गई है वैली में। वैली का मतलब समझते हो? घाटी। तो जा रहे थे ट्रेन से, आ रही समझ में, लटक के गई क्या? अरे कहां गई ये? वैली में। कहां गई ये? रहेगी बात आपको। ऐसे याद करना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक और खदान है। तो सुनो, ये वैली छोटी मोटी वैली भी नहीं है, एशिया की सबसे गहरी, एशिया की सबसे गहरी वैली कौन सी है? भार वैली। नाम में छुपा है वैली। आ रही समझ में? नाम में समझाओ, भार वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। तो मैंने पूछा सबसे गहरी खदान, तो क्या आ जाएगा? भार वैली। फिर इसी में एक और खनिज पाया जाता है यहाँ पे, कॉपर, जिसको हम तांबा बोलते हैं। क्या पाया जाता है? तांबा। तो तांबा कहां पे पाया जाता है? मलाज खंड में। और एमपीपीएससी में पूछा गया है कि मलाज खंड में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखो तांबे को बना देंगे हम सांबा। क्या बना देंगे? और सांबे की क्या रखना है हमें? लाज। तो मलाज। क्या याद रखना है? मलाज। ऐसे याद करना है आपको छोटी छोटी चीजें। तो इसीलिए देखो मलाज खंड को क्या बोलते हैं हम? तांबा नगरी। ऐसा प्रश्न भी पूछेगा, अच्छा तांबा नगरी किसको कहते हैं? ऑप्शन में दे देगा। तो बालाघाट को भी कहते हैं और उसको भी कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे बोले मैंगनीज नगरी किसको कहते हैं? तो बालाघाट को भी कहते हैं और इसको भी।
बार वैली को कहते हैं। और अगर आपसे पूछ ले एशिया की सबसे गहरी खदान कौन सी है तो वैली, वैली से समझ में आ जाए, घाटी से। ऐसे थोड़े छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना वो याद करा करो, इससे क्या रहता है लंबे समय तक आपको याद रहेगा, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तब सोल्व कर लो, कोई दिक्कत। ये आगे तो देखो इसको याद कराऊंगा मैं आपको बाद में, पहले अभी समझ लो आप कि कैसे क्या कौन सी कहां पर है। ठीक है, अब अगली मैंने क्या बताया था आपको, कुड़प्पा करम की चट्टान। और ये कुड़प्पा करम की चट्टान यहाँ पे पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है, ये यहाँ पे पाई जाती है। और देखो इसी कुड़प्पा करम की चट्टान के भी दो श्रेणियां हैं, एक है बीजावर और एक है ग्वालियर श्रेणी। ये कौन सी है, बीजावर, और ये कौन सी श्रेणी है ऊपर, तो ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है ग्वालियर कहां पे, ये तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ग्वालियर कहां पे। अब सुनना, ये जो बीजावर श्रेणी है ना, देख पा रहे हो, आंख बंद करके देखो यहीं पे हो, इसी बीजावर श्रेणी में आपको पता है हीरा पाया जाता है। अभी तक एमपीपीएससी ने नहीं पूछा है, पर कभी किसी दिन उसकी आत्मा जगेगी तो पूछेगा। अच्छा बताओ हीरा कहाँ पाया जाता है, ये तो पूछ लिया उसने, पता है आपको कि हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो पन्ना। पर अब ये पूछेगा हीरा किस श्रेणी में पाया जाता है, तो सबसे पहले आएगी कुड़प्पा, सबसे पहले स्थान पे कौन आएगी, कुड़प्पा। और देखो कहीं कहीं पे विंध्याचल श्रेणी भी दे रखा है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहीं पे कौन सी श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। दोनों याद करना है आपको, पहले बुकों में यही दे रखा था विंध्याचल, किंतु अब लेटेस्ट में जो नए डाटा है उसमें क्या बता रखा उसने, कुड़प्पा करम की चट्टान। और इस कुड़प्पा करम की श्रेणी में भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो फिर कौन सा आएगी, बीजावर। पर देखो एमपीपीएससी इतना मूर्ख है, तीनों दे देगा वो, अरे दे देता है, तो फिर कौन सा लगा के आएंगे, अरे बीजावर। मूर्ख बच्चों क्या लगा के आएंगे, बीजावर। हम तो एग्जैक्ट जो करेक्ट है ना, सबसे सटीक वो लगा के आएंगे, बाकी एमपीपीएससी कोई सा भी आंसर मान, पर बीजावर को कोई नहीं काट सकता। आए समझ में बात, तो कौन सी श्रेणी आएगी, बीजावर श्रेणी। ये क्यों नहीं जाग रहा है भैया, बुलाओ सर को उधर से। ये समझ में आ गया बीजावर श्रेणी, बस इतना से याद करना, हीरा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो बीजावर श्रेणी में, कुड़प्पा करम की और बीजावर। कभी कुड़प्पा अगर ऑप्शन में ना देगा तो क्या दे देगा, अरे विंध्याचल, श्रेणी श्रेणी में दे देगा विंध्याचल, और उसके अंदर भी अगर पूछेगा तो बीजावर। बीजावर तो एग्जैक्ट आंसर है ही सही। ऐसा ही भी एक बार एमपीपीएससी ने ऐसे ही करा था, मैं भी बताऊंगा अभी आप आगे क्या पूछा था उसने, और आप बताना उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये रहेगी बात आपको याद। फिर देखो अगला कौन सा बताया मैंने, अरे विंध्य क्रम की चट्टान है। कौन सा क्रम की चट्टान बताई, विंध्य क्रम की चट्टान है। तो देखो विंध्य क्रम की चट्टान आप इतना से याद करना, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, वहीं पे पाई जाती है विंध्य क्रम की चट्टान है। और विंध्य क्रम की चट्टान की खास बात याद करना, यहाँ पे पाया जाता है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। क्या पाया जाता है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले, अच्छा मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास कहां पे हुआ है, कहां पे हुआ है, इसी विंध्य क्रम की चट्टानों में। क्यों, क्योंकि यहीं से क्या मिल रहा है मुझे, अरे चूना पत्थर। बलुआ पत्थर से सीमेंट नहीं बनती, चूना पत्थर से सीमेंट, लाइम स्टोन से क्या बनती है, सीमेंट। इसीलिए मध्य प्रदेश का इस वाले हिस्से में देखोगे ना आप, तो क्या मिलेगी आपको, सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा। जैसे सतना, मेहर, इधर कटनी, इधर इसी साइड में सबसे ज्यादा क्या मिलेगी आपको, सीमेंट उद्योग। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें कच्चा माल मिल रहा है, और कच्चा माल जहां मिलेगा वहीं पे क्या होंगे, उद्योग। एमपीपीएससी में कभी हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक विकास इधर क्यों हुआ है, तो बता सकते हो आप, बता सकते हो आप क्यों हुआ है इधर सबसे ज्यादा विकास। इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है, चूना पत्थर। और चूना पत्थर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीमेंट उद्योग के लिए। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चूने का। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो आगे बढ़ेंगे तो देखो अभी मैप तो दिख नहीं रहा है, ये तो चलेगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे आ गया, देखो ऊपर आ गया, सबसे ऊपर आ गया आर्कन क्रम की चट्टान, इसके नीचे क्या आ गया था, धारवाड़ क्रम की चट्टान। देखो बीच में क्या आ गया, कुड़प्पा क्रम, इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगी, विंध्यन क्रम की चट्टान। रहेगी बात आपको याद, ये हो गया। अब सुनना बात, इधर जो पूर्व वाला हिस्सा है, इधर इधर बघेलखंड वाला हिस्सा है, यहाँ पे पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना। एक तो यहाँ पे पाई जाती है, और एक यहाँ पे देखूंगा ना, होशंगाबाद बैतूल वाला क्षेत्र, यहाँ पे पाई जाएगी कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टान। और देखो गोंडवाना क्रम की चट्टान की खास बात क्या है, यहाँ पे पाया जाता है कोयला। क्या पाया जाता है, कोयला। तो अगर अब आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया, अच्छा निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाता है, तो किस क्रम की चट्टान पाया जाता है, गोंडवाना। रहेगी बात आपको याद।
एक तो ये याद करना, दूसरा ये याद करना मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश दिखा दिया मैंने आपको, मध्य प्रदेश दिखा दिया मैंने आपको। कहां पे, एक तो बघेलखंड का पठार और इधर नीचे आ जाएगा नर्मदा के एक नीचे वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आ जाएगा। ये दो क्षेत्र याद करना कोयले का, वो कोयले से प्रश्न जरूर पूछता है वो। तो आपको क्या करना है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश जो निकालता है, उसमें आपको कुछ खनिज याद करना है। मध्य प्रदेश में 8 प्रमुख खनिज है। कितने, वैसे तो मध्य प्रदेश में 30 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, किंतु कितने इंपॉर्टेंट है, 8। उन 8 में वो खनिज याद कर लेना आप जिसमें मध्य प्रदेश का पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है, बस। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कोयला, मैग्नीज, तांबा, लोहा, 2-4 खनिज और याद कर लेना। 2-3 में तो पहला स्थान है, देखो मैग्नीज में पहला स्थान है, तांबे में पहला स्थान है और हीरे में पहला स्थान है। ऐसे 4-5 और खनिज है जिसके उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला। तो दूसरा तीसरा किसमें स्थान है, याद। हर साल एक प्रश्न पूछता है, आप देखोगे एमपीपीएससी का पेपर उठा के, तो ये कहां से करना, हर कहीं से नहीं करना, कहां से करना है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 देख लेना, रहेगी बात आपको याद। वहां से एक प्रश्न जरूर आता है। फिर देखो फसल से प्रश्न आता है कि किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो सारी फसलें याद नहीं करना है, पता चले फसल का जब जन्म हुआ था तब से लेके सब खत्म कर दी। 2-4 फसल जिससे जो मध्य प्रदेश में होती है, एक तो क्या है, गेहूं, चावल, सोयाबीन, और 2-4 फसल में अभी वर्तमान में सबसे इंपोर्टेंट है मोटा अनाज। आप मोटा अनाज जरूर पढ़ के जाना, और मोटा अनाज में भी वो चीज पढ़ के जाना जिसमें मध्य प्रदेश का पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हो, रहेगी बात आपको याद। मोटे अनाज से प्रश्न जरूर पूछेगा वो, क्यों, क्योंकि वर्तमान में सरकार का सबसे ज्यादा बल किसके ऊपर है, मोटा अनाज के ऊपर। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहां से कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है वो। आए मोटे अनाज में भी अगर इंपोर्टेंट पूछोगे ना, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, वो छोटे छोटे तो नहीं पूछेगा, कोडो कुटकी तो नहीं पूछेगा, सावा, ये तो पर जो बड़े बड़े है वो जरूर पूछेगा आपसे। इसी प्रकार से आपने सुना होगा एक जिला एक उत्पाद योजना, एमबीबीएस में ये भी पूछा जा चुका है, अच्छा कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है। ये भी बहुत आसान है, 2-4 चीजें पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो यहाँ पे कौन सी चट्टान पाई जा रही है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पाई जा रही थी, यहाँ पे कौन सी थी, ग्वालियर, ये हो गई 3। और यहाँ पे कौन सी है, ये है विंध्य क्रम की चट्टान। देखो ये जो हिस्सा बच गया ना, ये कौन सा आ जाएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, कोयला, और एक कोयला कहां पे मिलेगा, यहाँ पे। ये हो गया कोयला। अब देखो इस गोंडवाना के बाद क्या बना मैंने, डक्कन ट्रेप की चट्टान। क्या पढ़ा, ये डक्कन ट्रेप है पूरा, इधर देख लो, इधर ये क्या है पूरा, ये पूरा डक्कन ट्रेप है, ये पूरा क्या है, ये डक्कन ट्रेप की चट्टान है चट्टान डक्कन ट्रेप की, रहेगी बात आपको याद। ये डक्कन ट्रेप की चट्टान है। अब सुनना बात, और कौन सा बच गया, टर्शरी क्रम की चट्टान। तो टर्शरी क्रम की चट्टान आपको नदी घाटियों में मिलती है। कहां पे मिलती है, नदी की जो घाटियां होती है वहां पे मिलती है। और एक होती क्वाटनरी क्रम की चट्टान है। क्वाटनरी क्रम की चट्टान कहां मिलती है, जो मैदान होते हैं ना, नदियां जब अपने अवसाद को बिछा देती है जहां पे भी, उससे जो चट्टान बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाटनरी क्रम की चट्टान है। अब देखो इसी मैप के पास में बनाएंगे हम फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। क्या बनाएंगे, फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। अब देखो मध्य प्रदेश का जो फिजिकल डिवीजन करा है वो मेनली 3 टाइप से करा है। कितने टाइप से करा है, 3 टाइप से। एमपी का क्या पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल डिवीजन। एमपी का क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, याद रहेगी आपको। कितने पार्टों में बांटा है इसको, मुख्य रूप से 3 भागों में। एक तो है मध्य उच्च प्रदेश। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये क्या है, देखना सुनना कंफ्यूजन। एक क्या है, उच्च प्रदेश। उच्च प्रदेश का मतलब मैदान से उठा हुआ हिस्सा है। क्या है, मैदान से उठा हुआ स्थान है। देखो यहाँ पे हम एक मैप बना रहे हैं मध्य प्रदेश का, छोटा सा मध्य प्रदेश बना रहे हैं। कौन सा मध्य प्रदेश बना रहे हैं, छोटा सा, क्योंकि प्रीलिम्स में छोटा ही है। ठीक है, देखना है ना, एग्जैक्ट नहीं है ऐसा, ये तो बोलोगे सर ये क्या बना दिया, हवाई जहाज। ठीक है, समुद्र में डूबने वाला, ऐसा कुछ मत बना देना। कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों। एक है मध्य उच्च प्रदेश, इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ऊंचा वाला प्रदेश है ये। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर वाला, इसको बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश। फिर दूसरे स्थान पर करा उसने सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी।
फिर इधर बोला है उसने पूर्वी पठार, है ना, ईस्टर्न प्लेट्यू, इसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। अब सुनना बात अच्छे से, यहीं से प्रश्न एमपीपीएससी में पूछता है वो, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो इसके ऊपर, एक प्रश्न जरूर पूछता है वो यहां से। रहेगी बात आपको याद। अभी जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको भी 5 पार्ट में बांटा है उसने, कितने भागों में बांटा है? 5। देखो सबसे पहले है मालवा का पठार, एक चीज जरूर याद करना आपको, बस ये मालवा के पठार में इतना हिस्सा छोड़ देना है, ये नीमच वाला स्थान, बच्चा यही कंफ्यूजन में रहता है। अगर आपसे मालवा के पठार में पूछा कौन से जिले, तो मालवा के पठार के अंदर 18 जिले, कितने जिले? 18। तो क्या सबको याद करना है क्या? नहीं, वो याद कर लेंगे जो नहीं है। तो कौन सा कंफ्यूजन वाला है? नीमच वाला, ये नीमच वाला इस वाले हिस्से में आ जाता है। रहेगी बात आपको याद। इसको बोलते हैं मध्य भारत का। अब देखो मध्य भारत के पठार में बच्चे पूरा ही मान लेते, पूरा नहीं है वो, इसके पास में बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार है, तो जो बचा है वो क्या है? मध्य भारत का पठार। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इधर पास में रीवा पन्ना का पठार, फिर देखो इधर आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी। ये 5 हिस्से किसके पार्ट है? मध्य उच्च प्रदेश के। अगर देखो सुन लो बात, एमपीपीएससी मान लो प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाए जाने वाला भौतिक प्रदेश है। अब सुना बात, पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा सोन घाटी, तीसरा ऑप्शन है मध्य भारत का मध्य उच्च प्रदेश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है? मध्य उच्च प्रदेश। रहेगी बात आपको याद। क्योंकि बच्चा क्या करता है, सुनना बात, जब प्रश्न पढ़ता है ना तो आत्मा, जब भी पढ़े हुए प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं ना, आदमी इतना खुश हो जाता है कि 3 ऑप्शन बाकी के पढ़ता ही नहीं है वो, मुझे पता है ये। सीधा मालवा का पठार कब मिलाता है? जब आंसर की में पता चलता है अच्छा सी आंसर, तब ध्यान देता है उसका, अच्छा नीचे क्या लिखा है। ये गलती नहीं कर रहा है हमें ऑप्शन सारे पढ़ना है, तब देखना है कि अच्छा इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। आए समझ में, कभी कभी वो हमारी भावनाओं के साथ भी खेलता है और ऐसे खेलेगा वो। सबसे पहला ऑप्शन ही मैंने मालवा का पठार इसीलिए दिया है क्योंकि हम यही रट रहे हैं बार बार। तो ऑप्शन में क्या आएगा? मध्य उच्च प्रदेश। ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, उसके अंदर मालवा का पठार सबसे बड़ा है। अगर मान लो ये नहीं देगा तो फिर कौन आएगा? मालवा का पठार। रहेगी बात अब। और एक और चीज याद करना, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा भौतिक प्रदेश पाया जाता है, देखो सबसे ज्यादा पाया जाता है पठार। सब दूर पठारी पठार पढ़ रहे हैं, देखो मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, पठारी पठार तो पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्लेट्यू। रहेगी, कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी पूछ लेता है। तो देखो जरूरी नहीं हम सब चीज पढ़ के जाए, हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जब हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे, उसमें फिजिकल डिवीजन करेंगे, तो आप खुद भी बना सकते हो। जरूरी नहीं हर चीज पढ़ें तो ही बताएं, थोड़ा हमारा क्या करना है, यूज कॉमन सेंस। जो ऑप्शन में देगा ना उसको सोचना है। अच्छा पठार, तो देखो पठार कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है। अच्छा पर्वत, तो देख लो पर्वत कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। रहेगी बात आपको याद। तो ये हो गए 5 डिवीजन। फिर जो अगला है वो है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ये रही सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। अब देखो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी 3 राज्यों में, कितने राज्य में? 3 राज्य में। तो देखो इस सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के भी 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। सबसे पश्चिम में जो है इसको बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? बीच में कौन है? महादेव। तो सबसे इधर क्या है? मेकाल पर्वत श्रेणी। भाई एमपीपीएससी में यहां से भी प्रश्न पूछता है। सतपुड़ा पर्वत उसका फेवरेट है। नदी में चंबल नदी और नर्मदा नदी, ये नदी फेवरेट है। और पर्वत में एक ही तो पर्वत है, वैसे विंध्याचल है पर उसको कोई पूछता ही नहीं बेचारे को। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब देखो इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में तो अगर आपसे कोई पूछ ले राजपीपला का विस्तार कहाँ पे है, तो कहाँ पे? गुजरात और मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में पूछे कहां तक है, तो बुरहानपुर तक। फिर देखो बुरहानपुर से लेकर इधर नरसिंहपुर जबलपुर तक क्या है? महादेव पर्वत श्रेणी। इधर कौन सी है? मेकाल पर्वत श्रेणी। रहेगी बात आपको याद। फिर इधर कौन सा है? बघेलखंड का पठार। सबसे लास्ट में बघेलखंड का पठार। अब देखो हम इसका याद करेंगे कि कौन सा पठार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे। तो आपको क्षेत्रफल नहीं याद करना, सिर्फ परसेंट याद करना है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने % हिस्से पे पाया जा रहा है। रहेगी बात आपको याद। तो देखो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग 28% पे पाया जाता है। किसी बुक में 6% भी दे रखा है। रहेगी बात आपको याद। अगर मान लो भविष्य में एमपीपीएससी ने ज्यादा खुराफाती करी और मान लो क्षेत्रफल पूछ लिया, देखो क्षेत्रफल याद करना बहुत आसान है। देखो ये क्या लिखा है? 8। क्या लिखा है? 8। तो 8 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो डबल 8। तो 2 नाराज हो गया, बोले 3 बार लिख दो मुझे।
दोनों बराबर है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल है, ठीक है। मीटर स्क्वायर मत करके आना, किलोमीटर स्क्वायर है। आए समझ में? ऐसा भी होता है कभी कभी, यूनिट भी याद करना है। तो देखो 8 को कितनी बार लिखना है, 2 को कितनी बार लिखना है, बस खत्म किस्सा। फिर देखो दूसरे नंबर पे देखो, तो ऐसे याद करना है, सबसे ज्यादा ये, उसके नीचे वाला सबसे ज्यादा है, उसके नीचे कौन है, नर्मदा सोन घाटी। अगर आपको परसेंट भी नहीं याद है ना, तो भी आप कर सकते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। रहेगी बात आपको याद। इसका क्षेत्रफल बहुत आसान है, इसको बस 2 को 8 बना देना और 3 जीरो लगा देना, 86,000। आए समझ में? ऐसे ऐसा आपसे कभी नहीं पूछेगा वो, बस इतना सा पूछेगा। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इसके नीचे कौन है, सतपुड़ा मेघालय, ये कितने परसेंट है, 11%। तो रहेगा 3 नंबर तो याद हो गए आपको। कभी मान लो भविष्य में ऐसा प्रश्न पूछ ले वो कि जितने भी पठार दे रहेगा उनको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में बनाओ, जमा दोगे। ये सबसे ज्यादा है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। ज्यादा नीचे पहुंचोगे तो टप्पा खा के कहां पहुंचोगे, सीधा ऊपर निकलोगे यहाँ पे। तो मध्य भारत का पठार पाया जाता है 10.7%, वो ज्यादा तो नहीं है। रहेगी बात, देखो 11 के लगभग लगभग है, ठीक है। पीएससी की क्लास है मैडम, एसएससी की नहीं, ठीक है। रहेगी बात आपको 10.7, वैसे 7 नहीं है, 6 8 है, पर आप लगभग लगभग याद करो। फिर देखो एक क्या करना है आपको, यहां से कूद के डायरेक्ट यहां जाना है, रीवा पन्ना का पठार, ये 10 कितना है, 3। ये इसके ऊपर है बुंदेलखंड, तो ये 10.7, ये 10.7 है, तो ये क्या है, 7। रहेगा परसेंट याद, परसेंट में कोई दिक्कत आपको? तो देखो कितना आसान है। देखो पहले मालवा का पठार, फिर क्या है, नर्मदा सोन घाटी, फिर है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी, फिर सबसे ऊपर पहुंच जाना, फिर एक छोड़ के एक। रहेगी बात आपको। फिर क्या आ जाना, बुंदेलखंड, फिर आ जाना बघेलखंड। परसेंट याद हो जाएगा आपको, जरूरी नहीं डाटा याद रहे आपको, पर फिर याद। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है, एक तो ये प्रश्न पूछेगा, अच्छा मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा प्रदेश पाया जाता है, तो कौन सा आएगा, मालवा का पठार। फिर पूछेगा सबसे कम कौन सा है, तो बुंदेलखंड का पठार। देखो अभी तक प्रश्न ऐसा नहीं पूछा है। अगर मैं पूछ लूं मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश, तो नर्मदा सोन, लगा लोगे दिमाग, ये सबसे निचला प्रदेश है। रहेगी बात आपको। और सबसे ऊंचा पूछ ले तो सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी रहेगी याद, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहीं पे। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। और धूपगढ़ से पता नहीं क्या संबंध है उसका, वो हर 1-2 साल में पूछता है, और यही पूछता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। रहेगी बात। दूसरा ये पूछता है वो कि कहां पे स्थित है, तो कहां पे स्थित है, यही तो दिक्कत आप लोगों की, महादेव पर्वत श्रेणी में। आ रहा है समझ में? पंचमढ़ी में तो है, पर वो पूछना वो कुछ और चाह रहा है, हम बता कुछ और है। अब देखो मैं बताता हूँ, एमपीपीएससी 2018-19 में उसने क्या गलती करी थी। उसने एक ऑप्शन दिया धूपगढ़ कहाँ स्थित है, एक ऑप्शन तो दिया उसने महादेव पर्वत श्रेणी, और एक ऑप्शन दिया उसने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बताओ उस बालक को कि कहाँ है वो, दोनों में है वो, अरे दोनों में है वो, पर हम क्या लगा के आएंगे, महादेव पर्वत श्रेणी में। रहेगी बात आपको याद। अब देखो सुनो बात, ये जो पश्चिमी भाग है जिसको राजपीपला बोलते हैं, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी, ये याद करना आपको, ये है बड़वानी में। और सुनो ये मेकाल पर्वत श्रेणी है, इस मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और मैं बताता हूँ अमरकंटक से प्रश्न जरूर पूछता है, अमरकंटक बहुत फेवरेट है। ये जो धार्मिक स्थल है ना, जहां जहां पे धार्मिक स्थल है वो जरूर पूछता है वो। अमरकंटक भी बहुत फेमस है। तो ये क्या है यहाँ पे, अमरकंटक। अब सुनना बात, एमपीपीएससी में प्रश्न जैसा पूछेगा ऐसा दिमाग लगाना है। अगर आपसे पूछे मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, अमरकंटक, तो सुना अमरकंटक नहीं है, बदरगढ़ है, वो है छत्तीसगढ़ में। पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक की मतलब मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो फिर कौन है, अमरकंटक। और कुछ कुछ के आपको क्या याद करना है, ऊंचाई भी याद करना है, क्योंकि कुछ छोटी मोटी एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ लेता है डाटा। तो देखो धूपगढ़ की तो 1350 है, कितनी है, 1350 क्या है, किलोमीटर के सेंटीमीटर, ये जरूर याद करना है आपको। फिर सुनो बात, ये जो अमरकंटक है इसकी है 1067। देखो कहीं कहीं पे 64 65 सब दे रखा है। तो देखो आपको कैसे याद करना है, देखो 6 या तो एक बढ़ा दो या एक घटा दो। देखो 6 के बाद क्या आएगा, 7, या 6 से एक कम करोगे तो 5, दोनों में से एक होगा। तो देखो 6-5 तो कभी नहीं बोलता, 6-4 बोलेगा, 6-7 बोलेगा, क्या आएगा, 6-7 आया। कभी कभी एग्जाम में जब ऑप्शन देता ना तब बत्ती गुल हो जाती,
इसी प्रकार से मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे कौन सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, इसको हटा, इसमें कोई दिक्कत अभी आपको? देखो एक और देख लो आप यहाँ पे, जैसे ये अभी देखो अलग अलग छोटी छोटी वाला अलग ही बना लेते, इसमें कोई दिक्कत आपको? देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब मध्य प्रदेश की जो चोटियां हैं यहां से प्रश्न जरूर पूछता है, वो क्या करता है, जो चोटियां है ना, प्रमुख प्रमुख चोटियां, ये भी जरूर पूछता है वो आपसे। ऐसे कितने बच्चे जिनको एमपी का मैप बनाना नहीं सीखे अभी तक? है कोई विद्वान? सुनो बात, इसी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। तो कभी कभी हो सकता है आपसे वो उसकी ऊंचाई भी पूछ ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचलन में। हर किसी की चोटी की ऊंचाई याद करने का नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। तो कौन सी है? सिगार। तो सुनो बात, कुछ बच्चों को याद नहीं रहती, तो ऐसे याद करना। देखो सिगार तो कभी आपने पी होगी, चिलम विलम, अरे देखी तो होगी, ऐसा मत बोलना देखी भी नहीं। तो देखो सिगार पीना है, तो देखो सिगार पीने के लिए चाहिए माल। माल का मतलब समझते हो? बस देखो किसी ने बोला है, देखो क्या है, तो रहेगी बात आपको याद। बस ऐसे याद करना ट्रिक से कि सिगार अगर चिलम विलम पीना है तो क्या चाहिए उसके लिए? माल। या सुनो बात, जो लोग आपस में पीते ना वो यही बोलते माल है क्या, अरे यही असली माल है उनके लिए। फिर देखो सुनो बात, ये तो पढ़ता है हर कोई बच्चा, पर आपको मैं और बता देता हूं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले मालवा की पठार की चोटी की ऊंचाई बताओ, तो सुनो इसके बाद दूसरा नंबर आता है जाना पाओ का। किसका स्थान आता है? ये जाना पाओ। तो जो सुनो जाना पाओ क्यों फेमस है? तो ये तो कोई नहीं पूछेगा, चंबल नदी की जन्म, चंबल नदी यहीं से निकलती है। तो सुनो इसी जाना पाओ की कौन सी चोटी है? वांगचू पॉइंट। या तो जाना पाओ बोल दिया, वांगचू पॉइंट। इसके बाद आती धजारी। ये तीन चोटी जरूर याद करना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर और भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखो काकड़ा बर्डी। ये सब चोटी, अगर एमपीपीएससी में एक और चीज बताऊंगा मैं आपको कि कैसे प्रश्न बनेगा, तो देखो कैसे तुक्का लगा के आना है हमें, वो भी बताऊंगा मैं। ये आ गया समझ में? अभी तीन का क्रम याद आ गया आपको, सिगार, जाना पाओ और धजारी। ये तीन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर देखो इधर कौन सी थी? धूपगढ़। कितनी दी है? इसके जस्ट बाद अगर कोई पूछ ले तो वो है चौरागढ़। जितने भी गढ़ है सब कहां जाएंगे? यहीं पे। चौरागढ़, नंदीगढ़, कहां पे ये? गढ़ का मतलब समझ लो, अरे किला भी होता है गढ़ जाना, ऐसे भावनाओं पे नहीं जाना। गढ़ का मतलब गढ़ जाना, ठीक है, यही डूबोगे। तो धूपगढ़, चौरागढ़, फिर क्या आएगा? नंदीगढ़ और पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बहुत फेमस है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी, तो हो सकता है ऑप्शन में आपसे धूपगढ़ भी बोल दे वो। तो कुछ बच्चे धूपगढ़ भी लगा गए हैं, पर किसको बोलते हैं हम? पंचमढ़ी को। और पंचमढ़ी को भी बोलते हैं मध्य प्रदेश का कश्मीर। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का कश्मीर। इसी को बोलते हैं मध्य प्रदेश का स्वर्ग। आए समझ में बात? क्योंकि भारत का स्वर्ग किसको बोलते हैं? कश्मीर को। सुनना बात अच्छे से। जबकि मध्य प्रदेश का तीर्थ राज किसको बोलते हैं? तो अमरकंटक। ये याद करना है। फिर एक और याद करना है, कश्मीर, मालवा ए कश्मीर। क्या बोलते हैं? मालवा ए कश्मीर। वो बोलते हैं नरसिंहगढ़ को। तो देखो दो चीजें, नरसिंहगढ़ यहाँ है राजगढ़ में, जबकि नरसिंहपुर क्या है? जिला। तो कभी भी ऑप्शन में पूछेगा कि मालवा ए कश्मीर, सबसे पहला ऑप्शन देगा नरसिंहपुर, फिर देगा क्या? नरसिंहगढ़, फिर क्या देगा? धूपगढ़, कुछ भी दे देगा। एक और चीज आपको मैं बताता हूं, सुनना बात। कभी भी एग्जाम में जब भी ऑप्शन आए ना, तो कभी रीजनिंग पढ़ी है आपने? अभी किसी दिन ऐसा करेंगे हम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए उनको हम रीजनिंग से सोल्व करेंगे। मैं बताऊं आपसे, हर साल 5 से 10 प्रश्न ऐसा है जो रीजनिंग लगा के सोल्व कर सकते हो आप, जिससे बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। मैं बताऊंगा, तुक्का लगाते हैं जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारे तुक्के सही नहीं होते हैं, उनको बताऊंगा तुक्का कैसे सही होता है। वहां पे हमें लगाना है रीजनिंग, वो रीजनिंग में बताऊंगा आपको। वो ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको, क्वेश्चन देख के समझ में आएगी, क्वेश्चन के अनुसार रीजनिंग, उसमें लॉजिक लगाऊंगा। बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके अकड़म बकड़म बम्बे बो पूरे शो कर देता है वो, समझ में आई बात? फिर खुद के शो नहीं होते हैं, पूरे 100 से नीचे रह जाते हैं उसके, ठीक है। हम उसके अंदर रीजनिंग लगा, देखो मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। उसमें आपको हर साल 5 से 7 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ रीजनिंग लगा दोगे ना। मान लो आपको याद नहीं है और रीजनिंग लगा दिया आपने, तो भी आप सही कर लोगे। रहेगी बात आपको याद? तो ये आ गई सबसे ऊंची चोटी। फिर सुना होगा आपके बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। क्या है ये? सिद्ध बाबा, यहाँ पे दतिया में।
तो ये तो हमें पता है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिद्ध बाबा, पर कहाँ है, दतिया। तो दतिया कहाँ है, अरे ऊपर है इधर। रहेगी बात आपको याद। और इसकी ऊंचाई भी पूछेगा आपसे, कितनी है, 1172 मीटर। रहेगी बात आपको याद। अब सुनो बात, मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सुन गया साहब, संत भावना बेटा इधर है, डोंगरा है, डोंगरा। तो अभी तक ये नहीं पूछा है, तो हो सकता है वो क्या करे, और कहां पे, कहां पे है, श्योपुर। तो देखो आपको पता था तो आपने तुरंत पता कर लिया दिमाग में क्या पे। एक और चीज याद करना आपको, देखो मैं एक और प्रश्न बताता हूं आपको। अगर मान लो मैं पूछता डोंगरा कहां पर है, और ऑप्शन देता भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर, क्या लगा के आते तुक्का, अरे ये तो बता दिया, कैसे तुक्का लगा, सुनना बात। अभी आपको एक और लॉजिक बताता हूं, जो मध्य प्रदेश है ना, तो देखो मध्य प्रदेश का कभी कभी ढाल पूछता आपसे, ढाल क्या है। तो मध्य प्रदेश तो पहले तो ऐसा है, किधर झुका हुआ है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ भी ऐसा झुका हुआ है, उत्तर पूर्व की तरफ। कैसे पता चलेगा हमें, नदियों के माध्यम से, क्योंकि नदियां यहां से निकल जो किधर बह के जा रही है, इधर। नदियों के ढाल का अनुसरण करना है। तो सुनो बात, चोटी किधर ऊंची होगी, इधर ही। लगा लोगे लोग जी। हो सकता है मध्य प्रदेश का ढाल ही पूछ ले आपको, मध्य प्रदेश का ढाल किधर है, तो उत्तर पूर्व। इधर वाले स्थान क्या आएंगे, ऊंचे, और इधर वाला स्थान क्या आएगा, नीचा। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इधर आ जाएगा, आपको विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सद्भावना। सद्भावना की भी ऊंचाई पूछ ले आपसे, तो कितनी है, 752। तो देखो 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2। रहेगी बात आपको याद, 752 मीटर। सद्भावना कहां पे, ये भी पूछ लेता कभी कभी, तो ये दमोह में। रहेगी बात, कहां पे, दमोह में। अब सुनना बात, अब मैं पूछूं आपसे कि सद्भावना चोटी कहां पर है। पहला ऑप्शन विंध्याचल, दूसरा ऑप्शन भांडे, तीसरा ऑप्शन कैमूर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर, करेक्ट आंसर बताना मुझे। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और इनमें से कोई नहीं। भांडेर है, किंतु सुनो बात, दोनों ऑप्शन सही है। ऐसा ही तो करता है एमपीपीएससी, क्वेश्चन टापता है वो, अकल थोड़ी लगाता है। दोनों सही है, आई समझ बात। पर उसमें भी पूछ ले तो किसमें आएगा वो, उसमें भी पूछ ले अगर मान लो शायद विंध्याचल ना देके क्या दे देगा, भांडेर, कैमूर और मेकाल, तो क्या जाएगा, अरे बालक विंध्याचल ऑप्शन में नहीं है तो कहां से लगाएगा। तो इनमें से कोई लगा के मत आ जाना, फिर क्या आएगा, भांडेर। अरे एग्जैक्ट की तरफ जाना है। एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट क्या है, भांडेर। आए समझ में बात। रहेगी बात आपको याद, ये समझ में आ गई पिक्चर आपको। और कोई डाउट इसमें आज, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।